हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सृजन द सिविल फोरम में। और इस वीडियो के साथ आपके सामने है मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखना तभी वर्थ होगा जब आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा है, उसे समझा है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक के सारे इवेंट्स, सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी घटना चक्र हुए हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स आए हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन हम लोग अपने स्पेसिफिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, बट अगेन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों अगर आपने देखी है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के मोर देन 80% क्वेश्चंस आराम से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के साथ। यहीं पे हम लोग का पिछला लेक्चर फिनिश हुआ था और यहीं से हम लोग न्यू लेक्चर को शुरू करेंगे। अब हुआ क्या था, आपने देखा कि किस तरह से उठापटक चल रही थी अंग्रेजों और भारतीय नवाब या भारतीय शासकों के बीच में। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो उस समय के इंडियन एम्पायर थे वो कमज़ोर होते गए और ब्रिटिश इंडिया में मजबूत होते गए। समय बीतता गया, लगातार ताने दर्द अत्याचार से त्रस्त हो करके लोगों के मन में विरोध पैदा होने लगा कि यार हम ही लोग के देश में ये लोग हम ही पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने साथ बहुत सारे भारतीयों को भी मिला लिया ताकि लोकल अथॉरिटीज़, लोकल लोगों का सपोर्ट मिले उनको और उनको अंदर तक की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत सारे भारतीयों को उन्होंने अपनी सेना में भी शामिल कर लिया। उस समय एक राइफल आई थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। उस इनफील्ड राइफल में गाय और सूअर के गोश्त का यूज़ किया जाता था। अब गाय हम सबको पता है कि हिंदुओं के लिए वो माता के समान होती हैं, जबकि सूअर मुसलमानों के लिए पाप होता है। तो ये दोनों जो फ्लैशेस थे, ये दोनों जो मांस थे, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए मतलब कि प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे। इसका उस समय वहाँ के जो भी सैनिक थे उनका विरोध किया, जिसमें से सबसे मुख्य सैनिक जो थे उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने पहले इसका विरोध किया और उसके बाद बर्दाश्त के बाहर होने पे इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में दो ब्रिटिश पुलिस वालों को गोली मार के हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे के ऊपर बहुत ही टाइट एक्शन लिया। चूंकि मर्डर किया है तो इसलिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। असंतोष चलता आ रहा था। इस घटना ने लोगों के मन में और आक्रोश पैदा कर दिया। उनके मन का जो एंगर था वो अपने टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गया। साथी सैनिक जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और आसपास के जो लोग थे भी वो भी संगठित हो गए और इस तरह से भारत के इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हो गया। अब ये स्वतंत्रता संग्राम बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आया। इसमें बहुत सारे तरह के लोग आकर मिले और फाइनली ये असफल हो गया, जिसके रीजंस की भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति पैदा हुई। क्योंकि असंतोष तो कई सालों से चला था। मुगलों ने भी भारत पे आक्रमण किया था, इसको तोड़ा मरोड़ा नोचा था। उसके बाद इंग्लिश भी आए थे। लेकिन क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हो गई जिसमें इतने ज़्यादा लोग एक साथ इन्वॉल्व हुए। तो सबसे पहला रीज़न था पॉलिटिकल कॉजेज़, यानी कि राजनीतिक कारण। अंग्रेज जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते थे वो पॉलिसीज़ उनके हित के लिए होती थी, भारतीयों के लिए हित के लिए नहीं होती थी, जो कि धीरे धीरे असंतोष का कारण बना। सेकंड था सोशल कॉजेज़, सामाजिक कारण। रंग भेद था, वो लोग गोरे थे, हम लोग सांवले या काले थे, तो वो लोग वर्ण व्यवस्था की तरह ही इसमें भी रंग भेद ढूंढते थे। वो लोग इंडियंस को इन्फीरियर नज़रों से देखते थे कि यार आप हमारे लेवल के नहीं हो, ठीक है, तो हमारे साथ बैठ नहीं सकते, तो हमारे होटल्स में नहीं आ सकते, तो हमारे साथ घूम नहीं सकते, ठीक है, तुम निचली जाति के हो, हम ऊंची जाति के हैं। ठीक है, इस तरह से सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया अंग्रेजों ने, ये एक मुख्य कारण बना। इसके बाद आया रिलीजियस कॉजेस, यानी कि धार्मिक कारण। लगातार अंग्रेज भारतीय धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसमें अलग अलग तरह के अल्टरेशन करने लगे। उसमें अलग अलग तरह के मतलब कि समझिए कि आप वो वेधन कर रहे थे, एक तरह से वो पेनिट्रेट कर रहे थे। कभी ये चेंज करना, कभी वो चेंज करना, उसमें से बहुत सारे सुधार अच्छे भी रहे। लेकिन उस समय का जो रूढ़िवादी समाज था वो अपने कल्चर में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाया और इस तरह से वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। फिर आया इकोनॉमिकल कॉसेज, जैसे कि बुलियनिज्म, यानी कि जो हमारे पैसे थे, जो करेंसी थी, जो गिफ्ट्स थे, वो इम्पॉर्टेंट हो गए। इंस्टेड ऑफ मोरल वैल्यूज़, जो वहाँ के पैसे की जो वैल्यूज़ थी वो बढ़ने लगी
और पैसे को लूटना खसोटना शुरू किया। भारत से जितनी भी वेल्थ थी वो खींच करके वो अपने देशों में ले गए और धीरे धीरे करके भारत को एक गरीब देश बना दिया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया, नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड द लास्ट रीजन इज मिलिट्री कॉजेज, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, किस तरह से मंगल पांडे ने गाय और सुअर के मांस गोश्त का विरोध करते हुए 2 पुलिस वालों को मार दिया। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। अब अगर हम लोग बात करें कि कार्ल मार्क्स, जो कि उस समय के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने 1853 में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया में आगे चल करके एक बहुत बड़े लेवल की क्रांति होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से दमनकारी नीति अंग्रेज अपना रहे थे वो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में घर करती जा रही थी, और इसे देख करके कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करें जो कि 1857 की क्रांति में हुई, तो सबसे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 पुलिस वालों को मार दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको फांसी हो गई और 10 मई 1857 को जो क्रांति थी वो शुरू हो गई। 11 मई 1857 को जो भीड़ थी अब वो दिल्ली की तरफ मूव की। उन्हें अपना एक नेता चाहिए था और उन नेता के तौर पर उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना। बहादुर शाह जफर वैसे तो इंटरेस्टेड नहीं थे इस क्रांति का हिस्सा बनने में, लेकिन जब जनता का अपार सपोर्ट मिला उनको, तो वो भी एग्री कर गए कि चलो ठीक है, हम भी आपके साथ मिल जाते हैं, हम आपके नेता बन के आपके आगे आगे चलेंगे, क्योंकि हम लगभग 300-400 सालों से राज कर रहे हैं, तो इतनी मोरल वैल्यूज हमारे में भी है, इतना तो हमारा भी धर्म बनता है कि चलो मैं आपका साथ खड़ा हो जाऊं। लेकिन जब रिवोल्ट फेल हो गया तो बहादुर शाह जफर को उठा करके रंगून के जेल में बंद कर दिया गया और इसी तरह से मुगल शासकों का पूरी तरह से पतन हो गया। दिल्ली जाने की इस घटना के लिए लोगों ने एक नारा लगाया और वो नारा बहुत फेमस हुआ, दिल्ली चलो। ठीक है, इस तरह से भारतीयों को पहले स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर के रूप में एक नेता मिला, लेकिन ये क्रांति सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो क्रांति हुई, जो कि मेनली हमारे मैदानी इलाकों तक ही सिमट कर रह गई थी, ये क्रांति किस किस जगह पे किसने किसने ऑपरेट की। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर इस क्रांति का चेहरा थे, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो इस चीज़ को प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनकी जगह पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो बख्त खां पूरे क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से तात्या टोपे एवं रानी लक्ष्मीबाई मिल करके इस क्रांति का समर्थन कर रहे थे और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। काफ़ी हद तक इन लोगों ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था, और अगर इनके अंदर एकजुटता थोड़ी और ज़्यादा होती, इनकी पॉलिसीज थोड़ी और बेहतर होती, तैयारी थोड़ी ज़्यादा होती, तो हो सकता है कि हम लोग को 90 साल पहले ही स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये क्रांति फेल हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो रिवोल्ट था 1857 का वो बुरी तरह से फेल हुआ। तो मेनली 3 एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे। तो अगर हम बात करें तो हमारी जो लीडरशिप थी बहुत वीक थी, जैसे कि बहादुर शाह जफर, अभी अब मैंने बताया कि वो खास इंटरेस्टेड नहीं थे। और जब लीडर पूरे पोटेंशियल के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है तो कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। महेंद्र सिंह धोनी पहले ही अगर हथियार डाल दें कि यार जीते इंडिया या हारे इंडिया क्या फ़र्क पड़ता है, तो कभी भी इंडिया जीत नहीं पाएगी, और अगर जीतेगी ना तो 100 में से 5 में जीतेगी, 95 मैच हारेगी। तो हमारी लीडरशिप वीक थी, प्लानिंग इनकम्प्लीट थी, भीड़ अपने मन से तैयारी कर रही थी, वो अपने मन से इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उनकी कुछ खास प्लानिंग नहीं थी, और उनका जो एफर्ट था वो भी ऑर्गेनाइज नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर देखा जाए तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जो इंडियंस थे उनके पास ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, जबकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो मोर ऑर्गेनाइज थी, उनके पास इक्विपमेंट्स भी अच्छे थे और वो वेल ट्रेंड भी थे। ठीक है, और लास्ट आता है आपका आइडियोलॉजिकल रीजंस। आइडियोलॉजिकल रीजंस की अगर बात करें तो ये जो क्रांति हुई थी इसमें मध्यम एवं लघु वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, जो नीचे दर्जे के लोग थे वो जुड़े हुए थे, सैनिक जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग थे, जो प्रिंस लोग थे अलग अलग प्रिंसली स्टेट के, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, जो कि एक बहुत मेजर ड्रॉबैक रहा। क्योंकि जो अलग अलग राज्य के राजा थे अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक राज्य को छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ जो किंग्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि सेना बहुत बड़ी हो जाती, और जब सेना बहुत बड़ी जाती तो अंग्रेजों को हराना आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही साथ में देश के अंदर ही, सेना के अंदर ही बहुत सारे मतलब कि दगाबाज थे जिन्होंने अपने खुद के देश के लोगों को बिट्रे कर दिया। इस वजह से ये जो 3 रीज़न थे, ये 3 रीज़न 1857 के रिवोल्ट के फेल होने का मेन रीज़न बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। अब कहा गया कि जब ब्रिटिश ने देखा यार ईस्ट इंडिया कंपनी अब अति कर दी है, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है यार, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम हो गया पूरा। जितना इन्होंने हमें बिजनेस दिया था बिजनेस दे दिया, और जितना इनको राज करना था इन्होंने राज कर लिया। अब सारा कंट्रोल करेगी ब्रिटिश क्राउन। यानी कि अब ये जो पावर शिफ्टिंग थी वो उठ करके कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ आ गई। और इस तरह से जो अब कंट्रोलिंग पावर बनी, वो कंट्रोलिंग पावर बन गई वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नहीं, ये न्यू लिखा हुआ है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने और उनका कार्यकाल 1858 से लेकर के 1862 तक चला। इस समय ब्रिटेन से एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम विल्सन था। इन्होंने भारतीय रुपए को करेंसी का रूप बनाया और उन्होंने पहले इनकम टैक्स का प्रावधान लाया। कहा कि जिसका भी वार्षिक सालाना आय 500 रुपए से अधिक है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 1861 से 1862 तक हाईकोर्ट एक्ट लाया गया और इसके तहत 3 तरह के हाईकोर्ट नए बनाए गए जो कि बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में थे। इसके बाद जब कार्यकाल पूरा हुआ, किसका कार्यकाल पूरा हुआ? जब कार्यकाल पूरा हुआ लॉर्ड कैनिंग का, तो उसके बाद आए जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक था और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर या वायसराय हुए जिन्होंने पब्लिक में आकर के अपॉलजी मांगी कि यार हमसे गलती हो गई, ये हमारी पॉलिसीज फेल हो गई, हमें माफ़ कर दो। इसके अलावा 350 सालों में कोई भी ऐसा गवर्नर या वायसराय नहीं हुआ था जिसने पब्लिक में माफ़ी मांगी थी। अब अगर हम बात करें मायो की, ठीक है, ये हमारे नए गवर्नर थे, ठीक है, जो कि 1869 से 72 तक काम किए। इन्होंने सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि जो हमारी जनगणना होती है हर 10 साल पे आप देखने को मिलती है, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। 1872 में भारत का पहला सेंसेक्स जारी हुआ, यानी कि पहली बार जनगणना हुई थी। 1872 में ही इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी प्रपोज किया था और इन्हीं के कार्यकाल में एक मैनेजमेंट कॉलेज खोला गया जिनका नाम इनके नाम पर मायो कॉलेज रखा गया था। अब इसके बाद कार्यकाल आता है लिटन का। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में, ठीक है, और ये जो एक्ट था वो लोकल न्यूज़पेपर को बैन करने के लिए लाया गया था। इसके अलावा आर्म्स एक्ट 1878 लाया गया जिसके तहत उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, देखो अब हर कोई हथियार नहीं रख सकता और जिसको भी हथियार रखना है उसको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस के साथ इन्होंने एक खेल खेल दिया। इन्होंने इंडियंस को लाइसेंस जारी ही नहीं किए। जो ब्रिटिशर्स या जो एंग्लो इंडियंस होते थे उनको लाइसेंस आसानी से मिल जाते थे, जबकि जो इंडियंस थे उनको लाइसेंस नहीं मिलते थे। और जब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप अपने पास हथियार नहीं रख पाओगे। इसके अलावा इन्होंने ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एज था उसको 21 से घटा करके 19 कर दिया। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया। और जब बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया तो इस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि पूरे देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस तरह से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और एक के बाद एक बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले जिन्होंने देश के स्वतंत्रता का राज्य का रास्ता प्रशस्त किया। ठीक है ना। अब इसके बाद आए रिपन, वन ऑफ द फाइनेस्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इनको भारतीय प्रेस का लिबरेटर कहा जाता है। इन्होंने आते ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए जो कि पॉजिटिव साइन के साथ थे। इनका लोगों ने भी काफ़ी समर्थन किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में पहला सफल सेंसेक्स लाया, यानी कि जो मायो ने स्टार्ट किया था वो उतना सही से काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने वेल प्लानिंग के साथ 1881 में पहला सफल सेंसेक्स लाया और उसके बाद से हर 10 सालों पर आज भी जनगणना होती है। 1881 में इन्होंने फैक्ट्री एक्ट लाया और उन्होंने कहा कि यार अब ऐसा चाइल्ड लेबर नहीं चलेगा। ठीक है, आपके फैक्ट्री में जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे और जो महिलाएं हैं ना उनका भी वर्किंग टाइम घटाओ, क्योंकि इनको फैक्ट्री में भी काम करना पड़ता है, घर जाके बच्चों को भी संभालना होता है, खाना भी बनाना पड़ता है। तो आप इनसे 8 आवर से ज़्यादा काम नहीं लग सकते। इससे ज़्यादा काम लोगे तो मैं आपके पास फाइन मार दूंगा। इसके बाद इन्होंने 1882 में पंचायती राज व्यवस्था लाई और पंचायती राज व्यवस्था की वजह से ही इनको हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो मतलब कि वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर में से एक थे। इनके जो काम थे वो लोगों की भलाई के लिए थे, इसलिए इनको जनता का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस के निर्माण से पहले कुछ फ्रीडम स्ट्रगल्स होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, अगर हमारे पास सही संगठन नहीं रहेगा तो हम कभी भी अपने लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं पाएंगे और इसी तरह से 1857 की जो क्रांति होगी वो बार बार होगी और बार बार फेल होगी। इसको ध्यान में रखते हुए 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया जिसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की। प्रार्थना समाज बनाया गया आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा 1867 में। पूर्व सार्वजनिक सभा बनाई गई महादेव गोविंद के द्वारा 1870 में। इंडियन एसोसिएशन बनाया गया आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ के द्वारा। ठीक है,
सूर्यनाथ पहले ICS ऑफिसर थे जिनको एक्सपेल किया गया था, ये भी आप एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और फिर हमारे मद्रास महाजन सभा बनी, जिसको सुब्रमण्यम अय्यर ने 1884 में शुरू किया था। तो ये कांग्रेस के निर्माण से पहले कुछ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन थे, इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन बने, लेकिन उनका महत्व इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो 5 संगठन हैं, इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अब इसके बाद हमारा फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि INC, ठीक है। अब INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। शुरुआत में इसमें टोटल 72 मेंबर्स थे और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे WC बैनर्जी। अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करें तो INC का फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885। पहली मीटिंग कह सकते हैं या जो फॉर्मेशन के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी वो रखी गई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे डफरिन। अब कांग्रेस जो बनी, कांग्रेस का बनना भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग चैप्टर की तरह काम किया। कांग्रेस की बहुत सारी पॉलिसीज फेल हुई और बहुत सारे रिजल्ट्स इनके ऐसे रहे जिन्होंने देश को कुएं में डाल दिया। लेकिन इनके बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस वॉर के लिए बहुत ही स्ट्रांग पिलर का काम किया, ठीक है। तो मतलब कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने एफर्ट्स जो डाले वो बहुत बार निगेटिव भी हुए तो बहुत बार पॉजिटिव भी हुए। अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सेशंस की, वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे सेशन किए हैं, लेकिन जो जो मेन सेशंस हैं उसको मैं यहाँ पे लिस्ट कर दिया हूँ। 1885 में मुंबई में हुआ था सेशन, जिसकी जो बैठक थी, जो प्रेसिडेंसी थी, वो WC बनर्जी ने की थी, पहले हमारे प्रेसिडेंट थे। 1886 में कोलकाता में हुआ था, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट चुने गए थे। 1887 में मद्रास में हुआ था, उस समय प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं INC के। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूली थे और ये पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाना गाया था और ये वंदे मातरम गाना जो था वो आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया था, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। इसके बाद 1906 में कोलकाता में फिर से हुआ और इस समय फिर से जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे। इस सेशन में टोटल 4 निर्णय लिए गए थे। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बायकॉट करो, शिक्षा पर ध्यान दो और अपना खुद का स्वराज ले आओ। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमें खुद का स्वराज चाहिए, ये स्वराज भले ही हमें ब्रिटिश क्राउन के अंदर मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें खुद का स्वराज चाहिए, हमें अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। भले हमें रिपोर्टिंग करनी पड़े ब्रिटिशर्स को चलेगा, लेकिन हमें अपना स्वराज चाहिए। 1911 में पहली बार कोलकाता में जनगण मन गाया गया था। 1970 में कोलकाता में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की और ये पहली महिला प्रेसिडेंट रही हैं INC की। 1924 में बेलगाम में, जो कि कर्नाटक में है, हमारी मीटिंग हुई INC की और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी जी थे और ये एकमात्र ऐसी घटना है, एकमात्र ऐसा इवेंट है जब महात्मा गांधी ने INC की अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की और ये पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट रही हैं INC की। इनको हम लोग भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, याद रखिएगा। 1927 में मद्रास में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में की गई थी। 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता था। 1940 में रामगढ़ में मौलाना कलाम आज़ाद ने मीटिंग को प्रेसिडेंट किया, उसकी अध्यक्षता की और अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले व्यक्ति रहे हैं और ये देश के आज़ाद होने के बाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। 1946 में आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। देखिए कुछ स्टैटिकल पॉइंट्स हैं, वो बोरिंग हो जाते हैं, उसको मैं स्टोरी टेलिंग में नहीं ला सकता, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। जहाँ पे फैक्ट्स होंगे वहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ऑल ओवर दी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा। अब अगर हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे अधिक बार जो सेशन हुए थे वो कोलकाता में हुए थे और सबसे अधिक बार जो प्रेसिडेंट रहे थे वो दादा भाई नौरोजी रहे थे, ठीक है। अब कांग्रेस के बारे में कुछ लोग के पॉजिटिव व्यूज़ भी थे, कुछ लोग के नेगेटिव व्यूज़ भी थे, तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था
यह एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है, यानी कि बहुत छोटी संगठन है, इसका हमारे पे कुछ खास असर नहीं पड़ना है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस इज अ टॉटरिंग टू इट्स फॉल। ये डूब सकती है, डूबने वाली है, और इसके डूबने के लिए, इसके विनाश का सबसे बड़ा रीज़न हम लोग बनेंगे और इनको बहुत ही शांतिपूर्ण मौत देंगे। अरविंदो घोष ने कहा था कि जो आईएनसी है वो एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ये हमेशा भीख मांगती रहती है, ये अपने स्टेप्स को, अपने डिसीजंस को स्ट्रांगली ब्रिटिश से मना नहीं सकती। और फिर बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल ने कहा था कि ये लोग केवल बबल के अंदर रह के खेलते रहते हैं, ये आगे आ करके देश के हित के लिए कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकते और हमारे देश को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, ऐसा बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। अब इसके बाद अगर हम लोग कांग्रेस की शुरुआत की बात करें तो कांग्रेस के जो शुरुआती फेज था उसमें नरम दल हावी था। नरम दल मतलब मॉडरेट लीडर्स, यानी कि ऐसे लीडर्स जो अपनी बात बातों के द्वारा रखना पसंद करते हैं, वो हिंसा में ध्यान नहीं देते थे, वो हिंसा में विचार नहीं रखते थे। उस समय के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और फिरोज शाह मेहता। मॉडरेट फेज में जो लीडर्स थे, जिनको हम लोग नरम दल के नेता भी कहते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी। वो चाहते थे कि टैक्स में छूट मिले। इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो, हमारी इतनी आय भी नहीं जितना आप टैक्स लगा दे रहे हो, ठीक है। भेदभाव मत करिए, आप गोरे हैं हम काले हैं, आप अपना कल्चर फॉलो करिए हम अपना कल्चर फॉलो करते हैं, हमारे और आपके पीछे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेना के ऊपर होने वाले खर्चों में कमी करो और जो पैसे बच रहे हैं वो हमारे खेती के विकास के लिए लगाइए, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए लगाइए। प्रेस को आज़ादी दीजिए। आप सीक्रेटली हम लोग पे नज़र रख रहे हैं, हमारी चीज़ों को फ़िल्टर कर दे रहे हैं, ऐसा मत लिखिए वैसा मत लिखिए, तो ये सब नहीं चलेगा। आप हमारे प्रेस को आज़ादी दीजिए ताकि हम अपने मन की बातों को प्रजा के सामने रख सकें। प्रजातंत्र लाइए, काउंसिल भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाइए, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भारत में ही कराइए, ठीक है। उससे पहले लंदन में होता था, तो उसकी उन्होंने मांग की कि यार लंदन कैसे जाएंगे हम लोग पेपर देने के लिए, आप भारत में कराइए, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के ही सही अंतर्गत, लेकिन हमें स्वराज चाहिए और कपास के उद्योग को बचाइए। तो ये 10 मेन पॉइंट्स थे जो कि नरम दल के नेताओं ने रखे थे। इनको मांगने का तरीका, जो ये अपनी मांग रखते थे, वो बहुत ही जेंटल थी। तो मेथड ऑफ अप्रोच जो था वो था कि वो सिंपल संविधान पदों में रहते हुए, संवैधानिक नियम दायरे में रहते हुए, ये अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी बातों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। ये किसी तरह का बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करते थे, इन्होंने बस मतलब कि मीटिंग्स के थ्रू अपनी बातों को कहना सीखा, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा और यही आगे चल करके इनके पतन का कारण भी बना। अब अगर बात करें कि गरम दल के जो नेता थे उन्होंने कुछ फीट्स अचीव किए, वो फीट्स क्या अचीव किए, तो सबसे पहले था कि इंडियन काउंसिल एक्ट की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन भारतीयों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को मिला। लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जमी, आगे की पीढ़ियों में राजनीति के अंदर आने की इच्छा बढ़ी और साथ ही साथ में लोगों के अंदर अंग्रेजों का विरोध करने की टेंडेंसी बढ़ी। तो यानी कि कुछ तो फायदे हुए, ज़्यादा फायदे नहीं हुए लेकिन कुछ तो फायदे हुए, ठीक है। लेकिन समस्या भी हुई, फायदे होंगे समस्या भी होंगी, एवरी कॉइन हैज़ टू टेल्स, ठीक है। उसके बाद हेड भी होता है, उसके बाद टेल्स भी होता है, उसके बाद दो तरह की कहानी होती है, वो कहानी हेड की हो सकती है, वो कहानी टेल की हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स भी थी मॉडर्न लीडर्स का, इसमें ज़्यादा ही एजुकेटेड लोग थे, अब वो लोग कुछ ज़्यादा ही सिस्टमेटिक तरीके से चलते थे। अब चूंकि ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चलते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी कहते यार यार पढ़े लिखे लोग हैं, कमरे के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, करने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमें कौन सा दिक्कत कर रहा है, कौन सा ये सड़क पे आ रहा है गोली चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। इनको ब्रिटिश की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, मुस्लिम की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, और साथ ही साथ में ये लोगों के मनों तक नहीं जा पाए, लोगों की बातों को नहीं समझ पाए और लोगों की डिमांड्स को पूरा भी नहीं कर पाए। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने कामों की वजह से लोगों के मन में विरोध की भावना पैदा कर दी, जो कि आगे चल करके ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का कारण बनी। अब चूंकि समय के साथ जो नरम दल के लोग थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर आए एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि अब गरम दल के नेता आए और इसमें जो मेन लीडर्स हैं वो है बाल पाल लाल, क्या कहते हैं, लाल बाल पाल, जो आप कह दीजिए, बाल गंगाधर तिलक, बीसी पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष, लाल बाल पाल और घोष जी, ठीक है। अब इनके उदय का कारण क्या बना, इनके उदय का कारण ये बना कि उस समय सूखा पड़ा था, भुखमरी फैली हुई थी और जो ब्रिटिश लोग थे वो इसके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे। लोगों और किसानों में गुस्से की लहर थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के कानों पे जू नहीं रेंग रहा था। ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में लाया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया। और प्रेस पर नियंत्रण यानी कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीधे सीधे अवहेलना हो गई, जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत का कारण बना। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर रहते हुए ही एजुकेशन ले सकते हैं, एक सर्टेन तरह के लोग ही हायर एजुकेशन ले सकते हैं।
शिक्षा दे रहे थे ये लोग, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे थे। तो ऐसी शिक्षा किस काम की जो आपका पेट ना पाल सके? ये गरम दल के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था। वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा था, जो कि इनको नहीं पसंद आ रहा था। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया, और इसकी वजह से इंडियंस के अंदर मोटिवेशन आया कि अरे यार, अगर ये लोग रूसिया जैसे बड़े देश को हरा सकते हैं, तो फिर हम इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं हरा सकते? ठीक है। नरम दल के नेताओं का भी कुछ खास असर ब्रिटिशर्स पर नहीं पड़ रहा था, और बंगाल का विभाजन भी हो चुका था। तो इन सब की वजह से जो नेता थे, जो यंग जनरेशन थी, वो कहती है गरम दल के नेताओं के बस में कुछ नहीं है, और अगर हमें देश को आज़ाद कराना है तो हमें अपने तरीके से लड़ना पड़ेगा, हमें वायलेंस को अपनाना पड़ेगा। जब हीरा होगा तो हीरे को काटेगा, यानी कि आघात के प्रति आघात ही दे सकते हैं, आघात के प्रति हम हाथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है। अब बंगाल के विभाजन की बात करें तो जब बंगाल विभाजित नहीं हुआ था तो उसके अंदर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, उड़ीसा, इतने सारे राज्य आते थे। आज का बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। ठीक है। और उसका जब डिवीज़न हुआ तो लोगों के मन में एक चोट पहुंची, और ये चोट धीरे धीरे करके आगे चल करके देश के आज़ादी का रास्ता बुलंद किया। बंगाल का पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया, और इसकी जो बुनियाद रखी वो लॉर्ड कर्जन ने रखी। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत ही बड़ा राज्य है, और ये इतना बड़ा राज्य है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, इसका विकास करना मुश्किल हो जा रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड कर देंगे तब जा करके हम लोग अच्छे से इस पर शासन कर पाएंगे। लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो डिवाइड एंड रूल था। वो धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटना चाहते थे, और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हो गए। इसका विरोध करने के लिए 1903 में नरम दल के नेताओं ने 2000 से ज़्यादा मीटिंग बुलाई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, और अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने दिसंबर 1905 में एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया, और साथ ही साथ में गरम दल के नेताओं ने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 में। सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट की जो मीटिंग थी वो हुई बंगाल नेशनल कॉलेज में, और इसके जो मेन लीडर थे वो थे लाल बाल पाल, यानी कि गरम दल के नेता। इनका जो मेन उद्देश्य था वो था जो गुड्स थे, जो स्कूल्स थे, जो कॉलेज थे, जो टाइटल्स थे, जो काउंसिल थे, और जो कोर्स थे, इन सब का बहिष्कार करना। गरम दल के नेताओं को भी नरम दल की बातें समझ में आई, नरम दल के नेताओं को भी गरम दल की बातें समझ में आई, और ये दोनों एक साथ हो गए। और स्वदेशी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। इसको अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी ली, जैसे पुणे और मुंबई में लोकमान्य तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो इस तरह से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग राज्यों को कवर किया, और इस मूवमेंट को देशव्यापी बना दिया। स्वदेशी आंदोलन जो था उसको प्रजा का भी काफ़ी साथ मिला, और इसी समय लोगों के मन में बूस्ट करने के लिए, उनके मन में उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको रोमांचित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला गाना लिखा, जो कि उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों के जबान पर चढ़ चुका था, उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। इस मूवमेंट, इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि आप विदेशी सामानों का बहिष्कार करिए और स्वदेशी सामानों को अपनाइए। ना हम उनका सामान खरीदेंगे, ना उनको पैसा मिलेगा, और ना उनको पैसा मिलेगा तो वो हमारे खिलाफ उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यह स्थापना ढाका में हुई थी, और इसकी स्थापना शाह मुल्ला ने की थी। पहले अध्यक्ष जो थे मुस्लिम लीग वो थे आगा खां, और 1913 में जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के निर्माण के मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 1907 में सूरत सेशन हुआ, और यह सेशन कांग्रेस के इतिहास में एक माइलस्टोन की तरह काम किया, क्योंकि इस सेशन के बाद कांग्रेस जो था वो दो दलों में बंट गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है। और इस दलों में बंटने की वजह से अब हुआ क्या कि गरम दल के नेताओं को कहा गया कि यार आप वायलेंस बहुत करते हो, ऐसा है, अब आपका कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, उनको निकाल दिया गया। इसके बाद से जो गरम दल के नेता थे उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना, और बहुत ही खुल करके अपना विरोध अंग्रेजों के सामने जताना शुरू किया। इसके बाद 1909 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब मॉर्ले मिंटो नाम क्यों रखा? क्योंकि उस समय वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था मिंटो, और जो उस समय बंगाल के सेक्रेटरी थे उनका नाम था मॉर्ले। तो इनके नाम पर ही इंडियन काउंसिल एक्ट को बोला जाता है। 1909 का जो था उसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये काउंसिल एक्ट लगभग 10 साल तक लागू रहा। ठीक है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक इंडियंस को ही वोटिंग देने का अधिकार दिया गया, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं था इंडियंस के लिए, और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया। इसके बाद एक बुलेट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर के नमूने हैं जिसको बार बार एग्जाम में पूछते हैं, जैसे पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक,
इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण ई ल्यूटन ने किया था। इंडिया गेट का निर्माण क्यों किया गया था? तो इंडिया गेट का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ था। कनॉट प्लेस का निर्माण किसने किया था? तो कनॉट प्लेस का निर्माण रॉबर्ट रसेल ने 1920 से 21 के बीच में किया था। और जो सबसे पहले वायसराय थे जो कि राष्ट्रपति भवन में रहे थे, जिनको सौभाग्य मिला था राष्ट्रपति भवन रहने का, वो थे लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक था। अब इसके बाद समय आया, धीरे धीरे समय चेंज होने लगा, लोगों ने अपने अलग अलग मूवमेंट शुरू किया, अलग अलग तरह के जो लीडर्स थे वो सामने आने शुरू हो गए, केवल कांग्रेस तक ही सब चीज़ सिमटी नहीं रही। और यहाँ से शुरू हुआ होम रूल मूवमेंट का शुरुआत, जो कि 1916-17 में शुरू हुआ था। इसकी जो डिमांड थी वो थी स्वराज्य। ये लोगों के मन में, पूरे भारत के लोगों के मन में स्वराज की भावना को मोटिवेट करने के लिए शुरू किया गया था। दो होम रूल स्थापित हुए थे। पहला था तिलक का होम रूल और था फिर एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का होम रूल की स्थापना पुणे में हुई थी और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में सक्रिय था। इसमें जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने एक नारा दिया था, जो कि नारा वन ऑफ दी मोस्ट फेमस नारे में से एक है। वो था स्वराज हमारा जन से अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। इसके बाद आए एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की अपने पांडिचेरी 1916 में। तिलक के अलावा जो भी क्षेत्र थे उसको एनी बेसेंट के होम रूल ने कवर किया और इसमें काफ़ी जाने माने नेता भी आपको देखने को मिले, जो थे मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे चल के ये होम रूल जो लीग थी दोनों वो आपस में मर्ज हो गई और इन्होंने बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे भारत के विकास के लिए, भारत की आज़ादी के लिए काम किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी के भारतीय जनता संग्राम में आगमन की। जो महात्मा गांधी थे, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये एक बैरिस्टर थे। इन्होंने लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की थी और भारत में कई जगह क्लर्कल वर्क किए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद साउथ अफ्रीका के एक बिजनेसमैन के संबंध में आने के बाद इन्होंने डरबन में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली, जहाँ पर ये उसके लॉ का काम देखते थे। इन्होंने वहाँ देखा कि यार अश्वेतों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और ब्रिटिश जहाँ कहीं भी है वो हमेशा सबको दबा ही रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई और अहिंसा के द्वारा आंदोलन करके उन्होंने अपनी बातों को मनवाया भी। इसके बाद वो भारत आ गए। 1894 से लेकर 1906 तक उन्होंने मॉडरेट अप्रोच अपनाया, देश भर में घूमे, लोगों की समस्या को समझा और उसके बाद फिर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1906 से लेकर 1915 तक उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और बहुत सारे आंदोलन इनके सक्सेसफुल भी हुए, जहाँ कहीं भी जाते थे झंडा गाड़ के ही आते थे। इस वजह से महात्मा गांधी धीरे करके भारत में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। गांधी की एरा जब शुरू हुई तो उस समय 3 मुख्य सत्याग्रह हुए जो कि गांधी जी के द्वारा किए गए और उन्होंने रातों रात, मतलब कुछ ही समय में, गांधी जी को पूरे भारत के पटल पर प्रख्यात कर दिया कि ये जो बंदा है ये अपनी बातों को मनवाना जानता है। सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने चंपारण, जो कि बिहार का एक हिस्सा है, वहाँ के किसानों को धमकाया कि यार तुमको नील पैदा करना है और अगर नील पैदा नहीं करोगे ना तो उसके एवज में तुम्हें बहुत ही भारी टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पे एक 3 कठिया प्रणाली थी जिसमें कि हर 20 यूनिट में से 3 यूनिट पर आपको नील पैदा करना पड़ेगा। समस्या ये हो गई कि 1910 में जर्मनी ने सिंथेटिक डाई बना दिया था और उसके बाद से जो नील की डिमांड थी वो कम होने लगी और जब कम होने लगी तो अंग्रेजों ने उसका पेमेंट भी किसानों को करना बंद कर दिया। अब किसानों से नील उगाने के लिए भी बोला जा रहा है और उनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है और अगर आप मना कर दो कि हम नील नहीं उगाएंगे तो आपसे फिर पैसा लिया भी जाएगा टैक्स के रूप में। तो इस तरह से जो किसान थे वो घून की तरफ पिसते जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने, उनमें से एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास आए, उन्होंने उसके बारे में चर्चा की, अपना प्रॉब्लम शेयर किया। गांधी जी ने पूरे केस को समझा और उसके बाद लगभग 8,000 रिपोर्ट बनाई और सरकार को सौंप दी ले जा करके और कहा कि अब कमेटी बैठाइए और देखिए आप गलत कर रहे हो या फिर नहीं। और अंग्रेजों के समझ में आया कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है चंपारण में और उन्होंने फिर इस प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी की बड़े लेवल पर पहली जीत थी। इसके बाद 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। प्लेग की वजह से लोगों के जो फाइनेंस थे उसमें बिगड़ गए थे। मजदूरों ने कहा हमारी 35% आमदनी बढ़ाइए, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि जो उसमें मिल के मालिक थे उन्होंने कहा यार 35% तो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं बढ़ा पाएंगे, 20% पे मान जाओ। अब दोनों लोग की सहमति नहीं बन रही थी, काम हो गया ठप क्योंकि वो हो गई स्ट्राइक। अब अंग्रेजों ने कहा यार बुलाओ महात्मा गांधी को, ये अपनी बातों को मनवा लेता है, हमारी हेल्प करेगा। महात्मा गांधी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बातों को समझा, उन्होंने देखा यार ये तो उल्टा अंग्रेजों के द्वारा ही प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, वही लोग अत्याचार कर रहे हैं और वे मजदूरों के साथ हो गए और उसके बाद जम के लड़े और 6 महीने तक
अवरोध पैदा करने के बाद विरोध करने के पश्चात उनको अंत में जीत ही प्राप्त हुई। ठीक है। और फिर आया खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसकी शुरुआत मोहनलाल पांडे नाम के एक किसान ने की थी। लगातार खेड़ा में बहुत ही ज़्यादा भूखमरी और अकाल फैला हुआ था, जिसकी वजह से किसानों ने अंग्रेजों से टैक्स माफ़ी की गुहार लगाई कि ये हमारा टैक्स माफ़ कर दीजिए, हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है। और उसमें नियम भी था कि आप जितना उत्पादन करते हो, अगर किसी वजह से वह उत्पादन आपके कुल उत्पादन का केवल 25% या उससे भी कम होता है, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। हम ये मान लेंगे यार आपके खाने के लाले हैं, आप क्या टैक्स दोगे। लेकिन खेड़ा में यह बात अंग्रेज नहीं मान रहे थे। वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज थी वो मन बढ़ाई कर रही थी। और उसके बाद वो लोग आए संपर्क में गांधी जी के, वल्लभ भाई पटेल के, गुजरात सभा के, और इन सबों ने मिलकर के एक सत्याग्रह छेड़ा। और उसका परिणाम यह हुआ कि टैक्स प्रणाली में सुधार हुआ और किसानों की जीत हो गई। इस तरह से एक एक करके आगे बढ़ते जाते गांधी जी, और धीरे धीरे उनका एक ऐसी इमेज बन गई थी कि वो अहिंसा के एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में उभरे। और लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि गांधी जी को अपनी बात अंग्रेजों से मनवाने आती है, तो अगर हमारा कोई नेता होना चाहिए तो वो गांधी जी जैसा होना चाहिए। इसके बाद आया रॉलेट एक्ट, और उसके विरोध में 1919 में गांधी जी ने स्टार्ट किया रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट एक बहुत ही बेकार एक्ट था, और उसके संदर्भ में मोतीलाल नेहरू की एक लाइन बहुत ही फेमस है। उन्होंने कहा था, ना वकील, ना दलील और ना ही कोई अपील, सीधे सजा। ठीक है। इसका विरोध करने के लिए 1919 में सत्याग्रह की यात्रा शुरू की गई, और यह यात्रा पूरी तरह से अहिंसा पर ध्यान में रख के की गई थी, पूरी तरह से शांतिपूर्ण होने वाली थी। लेकिन पंजाब में हिंसा हो गई, और इस हिंसा के फलस्वरूप जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। इस ओपन फायर की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन को बैठाया गया, और उस कमीशन ने पता नहीं क्या सोच करके इंक्वायरी की, और उन्होंने कहा कि केवल 379 लोगों की ही मौत हुई है, जबकि वास्तविकता यह थी कि उस समय 2000 लोगों की मौत हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा मेजर था। ठीक है। और इस बहुत बड़े रीज़न की वजह से जो उस हत्याकांड का विरोध करने वाले लोग थे वो मुखर करके सामने आए। भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोगों की आगे पटल के आगे आकर के उन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, चाहे भगत सिंह हो गए, इन लोगों के जीवन में जालियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत ही गहरा छाप पड़ा। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही प्रखर रूप से अपनी बातों को हिंसक तरीके से रखना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रॉलेट सत्याग्रह के दौरान इस जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका विरोध करने के लिए अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन मेंबर थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद खिलाफत आंदोलन होता 1919 में, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सन याद रखिएगा। और इसके बाद स्टार्ट हुआ गेम चेंजिंग मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1921 से 22। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था या जनरल डायर, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में 2000 लोगों के हत्या के आरोपी थे, उनको सजा दिलाना था। स्वराज की मांग करनी थी, स्वदेशी सामानों को अपनाना था, विदेशी सामानों का बायकॉट करना था। अब स्वदेशी सामान का अपनाना है तो हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की हकीम अजमल खान ने, और काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई बनारस में। इसमें असहयोग आंदोलन का साथ देने के लिए और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और CR दास ने अपने अपने वकालत को छोड़ दिया, और वो आकर के इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। मतलब कि हर तरह से वो लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करने से बायकॉट कर रहे थे, और धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि यार इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी वर्ड मतलब कि जो लोग वायलेंस के थ्रू अपनी बातों को पहुंचा रहे थे, वो लोगों को सामानों की ज़रूरत थी, हथियारों की ज़रूरत थी। तो चौरी चौरा जो कि गोरखपुर के पास पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने एक ट्रेन को रोक करके 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया। और इस जिंदा जलाने की वजह से गांधी जी के मन पर बहुत ही आघात पहुंचा, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस बुला लिया। लेकिन इस असहयोग आंदोलन की वजह से हिंदू और मुस्लिम की एकता सबके सामने आई, और उन्होंने देखा कि ये दोनों फैक्टर जब आपस में मिल जाएंगे तो आप अपने देश की आज़ादी के लिए फ्रंट फुट पर आकर के खेल सकते हैं। अब इसके बाद साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ नवंबर 1927 में। इसको भेजा गया था 1919 में जो सुधार हुए थे उनकी जांच करने के लिए, यानी कि इंडियन काउंसिल जो एक्ट आया था 1919 में उसकी जांच करने के लिए, और अगर पॉसिबल हो, जरूरत हो, तो नया इंडियन काउंसिल एक्ट को प्रपोज करने के लिए। इस कमीशन में जो 7 लोग थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। कहा कि यार आप हमारे समाज में आकर के बुराइयों को दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए बात कर रहे हो, और आपके कमीशन में कोई भारतीय है ही नहीं, तो हमारे दुख दर्द, हमारी भावनाओं को कैसे समझेगा।
इस कमीशन के जो हेड थे वो जॉन साइमन थे और इसका विरोध करने के लिए अक्टूबर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एंटी साइमन कमीशन कैंपेन की शुरुआत हुई। इस कैंपेन का विरोध करते समय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और एक लाठी लाला जी के सर पर लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लाला जी की जो मौत हुई ये बहुत सारे क्रांतिकारियों के मन में आघात कर गई और उन्होंने इसका बहुत ही वायलेंट तरीके से रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि लाला लाजपत राय क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से गॉडफादर की तरह थे। इसके बाद 1928 में नेहरू कमेटी आई, जिसके जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल नेहरू थे और इम्पॉर्टेंट मेंबर एस.सी. बोस और तेज बहादुर सुप्रे थे। नेहरू रिपोर्ट ने अपने कुछ मांगे रखी कि जो हमारा स्टेटस होना चाहिए वो डोमिनियन यानी कि डोमिनेटिंग होना चाहिए, हम राज्य करें, हमारा अधिकार हो, हमारा साम्राज्य हो। आप हमारे देश में डोमिनेट नहीं करोगे, अपने शासन हम खुद चलाएंगे, भले आप ऊपर से थोड़ा बहुत गाइड कर लेना। फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें मिलने चाहिए। हमें वोट करने का अधिकार होना चाहिए, हमारे देश में फेडरल सिस्टम होना चाहिए और किसी भी कम्युनिटी को उसी कम्युनिटी के आधार पर एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलना चाहिए। इस लास्ट पॉइंट का मुस्लिम लीग ने बहुत विरोध किया और मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से जो नेहरू रिपोर्ट थी वो बुरी तरह से फेल हो गई। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो थी वो भारतीयों के मन में अपने खुद का संविधान की आशा जगा गई थी और इस तरह से ये फर्स्ट एफर्ट था जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग की शुरुआत हुई। नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि पहली बार पूर्ण समाज की मांग किस सेशन में की गई थी, तो वो थी 1929 लाहौर का सेशन। और 1930 में नेहरू और बोस जी ने पहली बार तिरंगा फैलाया। ये भी क्वेश्चन मल्टी बार एग्जाम में आया है कि पहली बार तिरंगा कब फैलाया गया, तो 1930 में फैलाया गया था। इसके बाद शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबियंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक। गांधी जी ने खुला इरविन को चैलेंज कर दिया कि हमारे 11 पॉइंट है, अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा और दिक्कत आपको ही होगी। हम आपके किसी भी चीज़ में किसी भी फैक्टर पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको हेल्प नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में इसका विरोध करने के लिए 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक साबरमती आश्रम से उन्होंने नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा शुरू की और उनके साथ साथ 78 अनुयायी भी थे जो कि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये अन्याय नहीं है, ये अनुयायी है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और तोड़ने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। दांडी यात्रा के समान ही नमक को बनाने के लिए कई और मार्च भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से मद्रास में सी गोपालचारी, केरल में के कलपक्कम और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत द्वारा तैयार किया गया दांडी यात्रा की तरह ही एक मार्च यात्रा थी नमक के लिए। ठीक है, तो ये तीनों भी याद रखिए, कम फेमस हैं लेकिन इसको भी याद रखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। लेकिन मेनली जो पूछेगा वो होगा आपका दांडी यात्रा की कहाँ से शुरू हुआ, कौन से टाइम में हुआ, इसके नेता थे और क्यों किया गया था, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन, जो कि 3 हुए थे और उसमें से पहला जो गोलमेज सम्मेलन था तो वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। इसकी जो शुरुआत थी वो किंग जॉर्ज ने की थी, या 1930 होगा, इसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत थी वो किंग जॉर्ज ने लंदन में की थी। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रैमसे मैकडोनाल्ड थे, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन पार्टीज को भी बुलाया गया था और उस इंडियन पार्टी में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख एवं क्रिश्चियंस, लिबरल पार्टी और अलग अलग प्रिंसली स्टेट के राजकुमार शामिल थे। यह कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से फेल हुआ क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कोई भागीदारी नहीं निभाई और कांग्रेस उस समय भारतीय जन आधार का मुख्य चेहरा था। चूंकि उसमें कांग्रेस थे ही नहीं, इस वजह से एक सही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पाया और ये सम्मेलन जो था वो फेल हो गया। इसके बाद आता है गांधी इरविन टॉक, दिल्ली पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 5 मार्च 1931 को हुआ। इरविन जो कि असहयोग आंदोलन से बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे, तो उन्होंने गांधी जी को अपने पास बुलाया और इस पर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें से पहली चर्चा ये थी कि सभी पॉलिटिकल बंदी जो थे उनको आज़ाद किया जाए, समुद्री इलाके में कम से कम खुद का नमक उत्पादन की परमिशन दी जाए, जिन भी भारतीयों को नौकरी से निकाला गया है उनको वापस से नौकरी दी जाए। ठीक है, तो इन सब पे तो इरविन जो थे वो एग्री कर गए, लेकिन एक जो बात थी उस पर वो एग्री नहीं किए। अब वो थे भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा। उन्होंने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है और इनको फांसी की सज़ा मिलेगी, ये मैं कैंसिल नहीं करूँगा। साथ ही साथ में इरविन ने गांधी जी को आंदोलन को बंद करने के लिए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने का भी न्योता दिया और यहीं से शुरुआत हुई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, जो कि सितंबर से लेकर के 1931 दिसंबर तक चला था। यह सम्मेलन लंदन में हुआ था और इसके मुखिया गांधी जी थे।
भारतीय महिला के तौर पर सरोजिनी नायडू ने इसका प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अगेन इस कॉन्फ्रेंस की भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद फिर से एक अटेम्प्ट किया गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन से, जो कि नवंबर से लेकर के 1932 दिसंबर तक चला। इसमें फिर से कांग्रेस ने कोई भागीदारी नहीं निभाई, प्रिंसली स्टेट के राजकुमार ने कोई भागीदारी नहीं निभाई और मुस्लिम लीग के जिन्ना ने भी इसमें कोई भागीदारी नहीं निभाई। ठीक है, लेकिन इसी के साथ इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसके बिहाफ पर जिसको आधार मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। अब यहाँ से पेसअप बढ़ने लगा और धीरे धीरे देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया, उसमें एक फैक्ट लाया गया कि सभी प्रोविंसेस, सभी स्टेट एक हैं, ये भारत का ही अंग हैं, और जो भी डायरची आप चला रहे हो, द्विशासन प्रणाली चला रहे हो, उसको अब अंत करना पड़ेगा। अब भारतीय ही भारत को चलाएगा, अब हर भारतीय वोट देगा। और ये सब चीज़ें जो थी वो देश की आज़ादी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आई। 1937 में बर्मा को ब्रिटेन के द्वारा इंडिया से अलग कर दिया गया, यानी कि देश के विभाजन की शुरुआत हो गई। इस समय टू नेशन थ्योरी पॉपुलर हुई, जो कि जिन्ना के द्वारा प्रपोज की गई थी। उन्होंने कहा यार मुस्लिम और हिंदू के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इनकी विचारधारा अलग है, इनकी मांग अलग है, इनकी सोचने का तरीका अलग है, तो इन दोनों के लिए देश भी अलग अलग होने चाहिए, जो कि उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा तो सपोर्ट किया गया, लेकिन कांग्रेस में इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह से देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थी। अब इसके बाद इन सबको साइड में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध आ चुका था और भारतीयों ने सोचा कि यार इससे बढ़िया मौका हम लोग को नहीं मिलेगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लिया, और उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। अंग्रेज समझ गया कि अगर ये नारा लंबे समय तक चला तो हम लोग को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, और इसीलिए उस समय के जितने भी जाने माने नेता थे उनको उठा करके अंग्रेजों ने जेल में भर दिया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उनको येलवाड़ा जेल में रखा गया था। चूंकि सारे के सारे नेता जेल में बंद हो गए थे, तो इस तरह से ये जो आपका आंदोलन था वो एक नेता विहीन आंदोलन था, और इसकी वजह से नए नेताओं का आगमन हुआ, जिनको हमने आज़ाद दस्ता नाम दिया। इस नए नेताओं के दस्ते में जेपी नारायण, अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और सुचित्रा कृपलानी थे। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कांग्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम मीटिंग करोगे तो एक एक को चुन चुन करके जेल में डाल देंगे, आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश जो थे वो भारत में कमज़ोर पड़ते गए। उन्हें ये समझ में आ गया था कि अब वो भारत में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। 1943 में रही सही कसर गांधी जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल रख करके भी कर ली, और अब अंग्रेजों ने पूरी तरह से घुटने टेकने शुरू कर दिए। साथ ही साथ में चूंकि टू नेशन कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा था, तो सी राजगोपालाचारी हिंदू और मुस्लिम के बीच के इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए बीच में आए और उन्होंने CRR फॉर्मूला दिया, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। उसके बाद गांधी जी ने जिन्ना के साथ फिर से वार्तालाप भी की 1944 में। उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, क्यों देश को बांट रहे हो, पहले आज़ादी ले लो फिर सोचेंगे। लेकिन जिन्ना ने कहा नहीं 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 नहीं, पहले विभाजन होगा उसके बाद आज़ादी होगी, हम किसी भी स्थिति में भारत के साथ नहीं रहेंगे, हमारे मुसलमानों के लिए एक अलग देश होगा जिसका हम लोग नाम पाकिस्तान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि डेट है याद कर लीजिए, डिटेल में नहीं पूछता है। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 हुआ, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल मिशन था। इसकी जो अगुवाई थी वो पैट्रिक लॉरेंस ने की थी, और वो भारत आए ही थे अपने सारे पावर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भारतीयों को, ताकि वो अपना देश चला सकें, अपने देश के संबंध में फैसले ले सकें और अपना संविधान बना सकें। इसके ध्यान में रखते हुए संविधान सभा बनाई गई, कानून का निर्माण हुआ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और जिसके राह पे चलते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो का समाप्त कर दिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अपने वैल्यूएबल थॉट्स। मानता हूँ ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप भी जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे कवर कर दिया जाए। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आने वाले टाइम में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और शेयर करूंगा, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह से काम हुआ, उसकी जो जर्नी थी उस पर भी मैं एक एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा।
और आगे चल के जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन पर भी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री टाइप में एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, लास्ट तक बने रहने के लिए। आई सेक्शन पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।